रुको नहीं, टूटो नहीं, एवरी डे उस मंजिल के लिए लड़ते रहो, इसी का नाम है असली जिंदगी। जिंदगी में टोटल कुछ आएगा, सिर्फ तुमको अपने अंदर से एवरी डे उस मंजिल के लिए लड़ना होगा, उसे जरूर आना होगा। वो आएगा, वो आके रहेगा, तुम्हें होके रहेगा। सिर्फ तुमको पूरे जिद्दी के साथ उस मंजिल के लिए पर डे लड़ना होगा, तभी हो सकता है। तो चलते हैं VVI क्वेश्चन पे। आज जानते हैं कि फिलोसफी का कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बहुत पावरफुल है और इसे समझते हैं। तो फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि यहां पे एक वर्ड मैं लिखता हूं, जैसे हाँ देख लेता हूं, कलर तो सही है मेरा, सही है। एक वर्ड लिखता हूं, ये वर्ड क्या है? अरे हाँ वैशेषिक है ना। देखो वैशेषिक दर्शन जो है वो आया है किससे? आस्तिक दर्शन से आया। तो वैशेषिक दर्शन का जो होता है ना, रियलिटी में बोलिएगा कि कौन से शब्द से बना है, तो याद रखिएगा विशेष शब्द से बना है। ये विशेष शब्द से बना हुआ है वैशेषिक। अब समझना यहां पे है कि पदार्थ, यानी कि अगर इसको और अगर डिटेल में समझिएगा तो ऐसे समझिए, विभिन्नता को, विभिन्नता यानी पदार्थ के बीच जो विभिन्नता होता है उसके बारे में जब रिसर्च किया जाता है तो उसी दर्शन को बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। इसको और डिटेल में समझना है तो ऐसे समझिए, इसमें इसका दूसरा नाम है पदार्थ दर्शन। यानी कि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम अगर आप जानेंगे आसानी और एक सिंपल वर्ड में, तो पदार्थ दर्शन कह सकते हैं। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम है। अब एक चीज यहां पे और क्लियर कर देते हैं। वैशेषिक दर्शन में तीन बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पदार्थ के बारे में जब भी अगर बात होगा तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ होता है 7, और जब भी अगर वैशेषिक दर्शन में अगर बात करेगा गुण के बारे में तो गुण होता है टोटल 24, और जब भी अगर वैशेषिक दर्शन में बात करेगा द्रव के बारे में तो ध्यान रखिएगा द्रव होता है 9। गुण, द्रव और पदार्थ ये सब डिफरेंट है वैशेषिक दर्शन में। गुण 24 है जो बताए थे, रूप, बुद्धि, मन, दुख, कष्ट, ये सब जो भी है ये सब गुण में आता है। और द्रव हो गया 9 जो अभी बताएंगे, क्वेश्चन है। और पदार्थ हो गया जिसमें हमने बताए थे क्या? सब्सटेंस, द्रव, फिर क्या बताए थे? एक्शन, फिर क्या बताए थे? क्वालिटी, जनरलिटी, पार्टिकुलरिटी, इनहेंस, नॉट एग्जिस्टेंस। तो पदार्थ हो गया 7, गुण हो गया 24 और द्रव हो गया 9। अब क्वेश्चन पे आते हैं और जानते हैं क्वेश्चन क्या है। वैशेषिक दर्शन को लिखने वाला का नाम क्या है? याद रखिएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने लिखे थे वैशेषिक दर्शन। और महर्षि कणाद का दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, इनको उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। उल्लू के नाम से, जिसको उल्लू भी कहा गया है। तो आगे जो इससे पहले जो आप वीडियो देखेंगे उसमें एक्सप्लेन कर दिए थे, पर यहां जो मेरा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम समझा दिए कि महर्षि कणाद उनका दूसरा नाम उल्लू भी बोला जाता था, इतना वो स्टडी करने में हार्ड थे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव की संख्या कितनी है? आप समझिए द्रव, तो द्रव की संख्या कितनी है? 9 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन है? सी है ऑप्शन, तो ये हुआ करेक्ट। ए, बी और डी कैंसिल कर देंगे, 9 है। आप बोलेंगे कि 9 कौन कौन है, हम कैसे समझे कि इसमें 9 है? तो याद रखिएगा 9 जो होता है वायु, पृथ्वी में आप समझे है ना, ये ब्रह्मांड कितने से तत्व से बने हैं? 5 तत्व, वायु, फिर जल, और फिर अग्नि, और फिर क्या? धरती, और फिर आकाश। आप सोच सकते हैं कि 5 हो गया ना, तो आप इधर आ जाइए। आप ले लीजिए समय, फिर ले लीजिए काल, और फिर ले लीजिए इधर क्या?
समय हो गया, काल हो गया। बड़े बहुत मस्त था ना। देखिए, वायु, जल और मन और आत्मा, ये द्रव हो गया। वायु, जल, अग्नि, धरती, आकाश, समय, काल, मन और आत्मा, ये 9 द्रव वैशेषिक दर्शन में। याद रखिएगा, जब द्रव के बारे में बात होगा नेक्स्ट में कि कौन द्रव नहीं है, तो आगे वहां ध्यान रखिएगा कि कौन द्रव नहीं जब बात करेंगे तो वहां पे जो ऑप्शन दिया जाएगा तो वहां पे पृथ्वी नहीं हो सकता है। तो वायु, जल, अग्नि, धरती, आकाश, आत्मा, मन और काल और समय। काल को आप समझ सकते हैं, दिशा भी बोल सकते हैं, दिशा। मन, आत्मा, समय, दिशा, आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु, ये 9 द्रव आ जाते हैं। जहां पे बोलेगा इसमें से कि द्रव कौन है, तब याद रखिएगा पदार्थ में जो रहेगा वही ऑप्शन में चला जाएगा। और द्रव की जब बोलेगा द्रव कौन है, तो इसमें से जो रहेगा वही द्रव में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे जानेंगे फिर डिटेल में। यहां आप समझ लीजिए, तब आगे समझ में और डिटेल में आता रहेगा। एकदम बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैशेषिक मतलब आप समझ गए हैं दर्शन। वैशेषिक मतलब विशेष पदार्थ के विभिन्नता को डिस्कस करना। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण, गुण का आधार क्या है, सिंपल सी याद रखिएगा, गुण का आधार क्या है। तो हमने गुण 24 है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले द्रव आ जाएगा। और जब भी अगर बात करेगा द्रव के बारे में तो गुण का आधार इसका यही है, और पदार्थ बोलेगा तो क्वालिटी, तो द्रव। तो गुण के आधार पे कितना है, तो पदार्थ के आधार पे 7 और गुण के आधार पे 24 है। तो उसी में से आ जाता है कौन, रूप, मतलब स्नेह, मन, आत्मा, बुद्धि, ये सब। तो उसमें द्रव भी है, तो समांग नहीं रहेगा, विशेष नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, द्रव आ जाए। वैशेषिक दर्शन जो है वो द्रव पे आधारित है। तो द्रव रहेगा तो 9, पदार्थ रहेगा 7 और गुण रहेगा तो 24। तो गुण के बारे में बोल रहा है कि गुण के आधार पे क्या है, तो द्रव आता है गुण के आधार पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचावय वैव का संबंध किससे है। पंचावय का न्याय के प्रत्यक्ष से, या न्याय के उपमान से, या अनुमान से, या न्याय के शब्द से। तो ए न डी होगा, न सी होगा, न बी होगा, न्याय के प्रत्यक्ष से। यानी कि पंचावय वर्ड का यूज न्याय दर्शन में ही किया गया था। इतना माइंड में सेट रखिएगा तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष मतलब याद रखिएगा जिसको हम इंद्रिय के द्वारा टच करते हैं। जैसे माइक को मैं पकड़ कर रखे है ना, तो यह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान मतलब जब हम तर्क करके प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है। सोचिए, अंतरंग साधन के बारे में बोलेगा योग दर्शन में, तो याद रखिएगा 3 होता है। अब कौन कौन होता है बता देता है, ना 5 होगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा। 3 जब भी अगर बात होगा तो एक हो जाएगा क्या, धारणा, दूसरा हो जाएगा ध्यान, और तीसरा हो जाएगा समाधि। याद रखिएगा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये होता है 3 होता है योग दर्शन में। अंतरंग, अंतरंग साधन के कितने अवयव, तो 3 होगा, धारणा, ध्यान, समाधि। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं समझना है, यही है सिंपल। अंतरंग साधन क्या है, तो 3 है। धारण करना मतलब अपने अंदर में एक धारण करो कोई शब्द को, ध्यान करो उस गॉड को, और फिर समाधि में विलीन हो जाओ। समाधि मतलब सरेंडर हो जाना गॉड के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है। आप सोच सकते हो अलौकिक प्रत्यक्ष, यानी कि लौकिक प्रत्यक्ष, याद रखिएगा, सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, याद रखिएगा। न्याय ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष क्या है, याद रखिएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। न्याय ज्ञान मीमांसा में अलौकिक प्रत्यक्ष देता है। जस्ट प्रत्यक्ष अलौकिक महसूस होता है कि गॉड के प्रति क्या आपको मिला, क्योंकि न्याय दर्शन में ध्यान रखिएगा 2 चीज पे ज्यादा डाला गया है। क्या चीज पे, जिसका ज्ञान, सत्य को। और इसके लिखने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा गौतम, महर्षि गौतम। और वैशेषिक दर्शन का कनाद, और फिर सांख्य दर्शन का कपिल, और योग दर्शन का पतंजलि। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सामान्य पदार्थ के अभाव,
वाह। वैश्विक दर्शन में और क्या, वैश्विक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? जैसे वैशेषिक दर्शन आएगा तो अभाव जहां पे आएगा वही उसका परफेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से भाव 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 अभाव और इनमें से सभी, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, भाव अभाव सब। लेकिन इसमें से जो है ना परफेक्ट होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, क्योंकि वैशेषिक दर्शन है तो अभाव ही आएगा, क्योंकि आगे जब चलेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सी बी और डी को कैंसिल करते हैं, अभाव लेते हैं, क्योंकि वैश्विक दर्शन में एक और जगह है जहां पे अभाव आएगा। तो वहां तो दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अभाव, याद रखिएगा वैश्विक दर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि भाव अभाव, तो यहाँ पे भाव 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 भाव, तो इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन में उस द्रव को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है? वाह, चेतना होता है, याद रखिएगा, आकाश दिग काल नहीं, आत्मा को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में चेतना होता है, बाकी में नहीं होता। तो वैशेषिक दर्शन में उस द्रव को क्या कहते हैं जिसमें चेतना होता है? तो आत्मा को चेतना, आत्मा में ही चेतना होता है। तो वैशेषिक दर्शन आत्मा को ही चेतना मानता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आएगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन का मतलब पदार्थ पर पूरा रिसर्च करना। तो आत्मा उसका एक क्या गुण है, तो उस पर बात कर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव पे निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता है। वैशेषिक दर्शन मतलब पूरा ध्यान में रखिएगा, द्रव, वो द्रव को ज्यादा फॉलो करता है क्योंकि पदार्थ दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है? पूर्वोत्तर, शेषवतः, सामान्य, तह दृष्टि, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आ जाता है, ई भी होता है, ई भी होता है, ई भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार जो है सब उसका पूर्वोत्तर, शेषवतः, सामान्यतः, ये उसी दृष्टि में सब आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता, चेतन सत्ता को हमेशा अगर बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा पुरुष को कहते हैं चेतन सत्ता। बाकी चेतन लेके क्या करेगा? प्राकृतिक चेतन लेके क्या करेगा? पुरुष में चेतन रहेगा तो वो सत्ताधारी हो जाएगा, वो एक राजनेता हो जाएगा और अपना सत्ता चलाता रहेगा। तो इसलिए याद, सत्ताधारी जब याद रखिएगा, पुरुष में ही सत्ताधारी चेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है? सांख्य दर्शन में सत्गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है? सत्य सुख का स्वभाव और स्रोत, सत्व लघु और सत्व चमकीले, मार दीजिए, सब सही है, इधर सब सही है। बोले क्यों? क्योंकि सत्य सुख, ये सांख्य दर्शन में सुख, सांख्य दर्शन में भी पुरुष और प्रकृति के बारे में डिस्कस होता था। सुख, सत्य, सुख, सत्य, ये सब आस्तिक दर्शन का ही पार्ट है, तो सब उसको स्वीकार करता है। तो सत्य है तो स्वीकार करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? प्रकृति का कौन तत्व गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वाह, इनमें से सभी। चलायमान, चलायमान करने के लिए याद रखिएगा तमोगुण, रजोगुण, रजोगुण को होना अति आवश्यक है, सत्वगुण काम नहीं चलेगा, तमोगुण इनमें से कोई नहीं। रजोगुण, रजोगुण मतलब ऊर्जा देगा, ऊर्जा रहेगा तभी हम चल पाएंगे अच्छा से। तो याद रखिए प्रकृति को कौन सा ऐसा गुण है जो अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो याद रखिएगा रजोगुण होता है, क्योंकि उसमें से ऊर्जा मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तमोगुण मतलब आलस्य में चले जाइएगा, और सत्वगुण मतलब ज्यादा सत्य में, तो अशांति महसूस नहीं हो। तो तम देखिए अशांति और वस्तुओं का चलायमान, देखिए जब आपके पास ऊर्जा रहेगा तो धन तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा तो आपके अंदर में शांति नहीं रहेगा, अशांत रहिएगा। लेकिन आपके पास सब कुछ रहेगा चलाने के लिए, एक समाज, एक देश के चलाने के लिए सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके अंदर में अशांति बना रहेगा, तो रजोगुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है? याद रखिए वाक्यार्थ की कितने शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है? वाक्यार्थ मतलब में जो है ना, वो जो माना जाता है वो 4 सत्य होता है। पहला होता है आकांक्षा,
योग्यता, और फिर नेक्स्ट क्या होता है? आकांक्षा, योग्यता, और फिर क्या? तात्पर्य और आसक्ति। आसक्ति होता है, ये चार होता है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य। वाक्यार्थ की कितने शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है? चार सत्य को माना जाता है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, न्याय दर्शन मानता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, चार को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अब क्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है? प्रकृति की संख्या एक है और सक्रिय है। वाह, प्रकृति की संख्या दो है और सक्रिय है। याद रखिएगा, वन हो जाएगा क्योंकि प्रकृति की संख्या एक है और सक्रिय है। परफेक्ट। बी, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सिंपल सी है, लॉजिक समझिए, प्रकृति एक ही है, वो सक्रिय है जो चल रहा है। तो क्वेश्चन को आंसर पूरी तरह से कंप्लीट करता है ऑप्शन ए। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? न्याय दर्शन में योग्य प्रत्यक्ष क्या है? वाह, न्याय दर्शन में योग्य प्रत्यक्ष क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष, सामान्य प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष, इनमें से सभी। वाह, न्याय दर्शन में योग्य प्रत्यक्ष के बारे में जब बात किया जाएगा तो याद रखिएगा अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, इनमें से सभी नहीं होगा, सिर्फ अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, यह ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन होगा, एक अलौकिक। न्याय दर्शन में अलौकिक का अक्सर बात हुआ है, जहां न्याय दर्शन में इसको प्रूफ देता है सत्य असत्य का, क्योंकि ज्ञान मीमांसा होते हैं। इसीलिए यहां पे आप लोग को समझ में आ गया, अलौकिक प्रत्यक्ष आपको मिलेगा, जस्ट मिलेगा इसका रिजल्ट। सत्य असत्य के बारे में जस्ट समझ में आएगा कि क्या सत्य क्या असत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण क्या आवश्यक अंग क्या है? न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है? साध्य, पक्ष, हेतु, ये भी है, साध्य भी है, पक्ष भी, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। परफेक्ट, डी आंसर समझ में आ गया हो। न्याय दर्शन में याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन एक दूसरे को समान दर्शन है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे को फॉलो करता है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन एक दूसरे को फॉलो करता है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वैशेषिक दर्शन का समान देखिए आ गया ना, तंत्र कौन दर्शन है? वैशेषिक दर्शन के जो समान है वो न्याय दर्शन है, योग दर्शन नहीं है, बौद्ध दर्शन नहीं है, जैन दर्शन नहीं है, न्याय दर्शन आता है। तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों एक दूसरे के रूल को फॉलो करता है, समान रूल से चलता है। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हमको लग रहा है आप लोग को समझ में नहीं आएगा और हम बता दें, क्योंकि पूरा डिटेल हो ही चुका है जो इससे पहले हम जस्ट बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझते हैं? लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? पदार्थ सुखवाद, पूर्णतावाद, सर्व कल्याणवाद, इनमें से सभी हो जाएगा। लोक संग्रह का सिद्धांत इनमें से सभी रहेगा। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक डी डाल देना, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योग्य प्रत्यक्ष, इनमें से सभी। इनमें से सभी मारते जाइए। अलौकिक का ये इनमें से सब में गुण मैच होता है, सब मैच होता है। अलौकिक इस सब में गुण मिलता है, इनमें से अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण ये सब है। सामान्य लक्षण भी एक अलौकिक है और ज्ञान लक्षण भी प्रत्यक्ष, योग्य भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है? उपमान शब्द, सामान्य लक्षण, निर्विकल्प प्रत्यक्ष होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी को कैंसिल कर दीजिएगा। बोलिए सविकल्पक, सविकल्पक प्रत्यक्ष जब ये बोलेगा तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उसका उल्टा वर्ड मैच हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, इसके साथ आंसर हो जाएगा। सविकल्पक प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? वाह, अहिंसा यम है। यम का 5 होता है प्रकार। यम का प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं प्रकार। पहला होता है अहिंसा, दूसरा होता है क्या? सत्य, तीसरा होता है असत्य,
चौथा होता है ब्रह्मचार्य अवस्था में, और तीसरा होता है परिग्रह। परिग्रह आप बोल सकते हो इसको परिग्रह। परिग्रह ये 5 होता है। यम का नियम होता है। योग के अनुशासन के आलोक में जो है अहिंसा का अर्थ होता है यम होता है। यम का अर्थ होता है 5 प्रकार होता है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। मतलब योग दर्शन में ये 5 प्रकार को यम के द्वारा ये साबित किया जाए। इसमें ये पूछ रहा है कि योग जो है अनुशासन के, योग के दर्शन में कौन सा अनुशासन वर्ड ऐसा है जिसमें योग दर्शन को फॉलो करेगा सब रूल को। तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब जो कभी ना झगड़ा लड़ाई करे, सत्य पे चले, सबको प्यार दे। तो आ गया, तो यम होगा। नियम तप नहीं हो जाएगा, तो ए बी डी नहीं होगा, यम हो जाएगा। यम वर्ड एक ऐसा है जिसका 5 प्रकार है, जिसमें अहिंसा भी आता है, सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, ब्रह्मचर्य भी आता है और परिग्रह भी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आप लोग को आ गया होगा, प्यार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं? धारण को, समाधि को, ध्यान को, सब हो जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग जो है इनमें से सभी आता है। धारण पर करना, ध्यान करना, समाधि, जो इससे पहले हम बताते। योग दर्शन में एक था जहां हम धारण, समाधि और ध्यान की बात किए थे, तो तीनों आ जाता है योग दर्शन। जो योग दर्शन अष्टांगिक मार्ग है जिसके द्वारा, हाँ, अंतरंग साधन की जब भी अगर बात होगा, अंतरंग साधन की बात, तो 3 वर्ड आता है। अंतरंग साधन में 3 वर्ड आता है, धारणा, ध्यान और फिर क्या आएगा? समाधि आता है। याद रखिएगा, ये 3 वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिक योग दर्शन में समझ में आ गया होगा। योग दर्शन के अष्टांगिक जो है अंतरंग साधन वो 3 होते हैं, तो समझ में आ गया। इनमें से सभी में मार देना टिक। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? संसारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। वाह, व्यवहारिक हो जाएगा। सामाजिक नहीं होगा, संसारिक नहीं होगा, व्यवहारिक हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय दर्शन के किस पक्ष प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? व्यवहारिक। क्योंकि भारतीय में सदा से कोई भी परंपरा व्यवहार को, चाल स्वभाव को, बात विचार को पुष्ट और उसको आगे प्रमोट किया है, उसे आगे बढ़ाया है। जिसका व्यवहार अच्छा हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसको उच्च स्तर, उच्च लेवल पे रखते हैं, दिल दिमाग दोनों में। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि व्यवहारिक पक्ष में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। सांख्य दर्शन जो है विश्वास करता है किस पे? प्राकृतिक परिमाणवाद पे, ब्रह्म परिमाणवाद पे, वीरवर्तवाद पे, नहीं, प्राकृतिक परिमाणवाद पे। सांख्य दर्शन विश्वास करता है परिमाणवाद, यानी प्राकृतिक के परिमाणवाद पे। सांख्य दर्शन मतलब सिंपल सी बात, क्या? प्राकृतिक पुरुष। सांख्य दर्शन तो प्राकृतिक परिमाणवाद, जो परिमाण दे रहा है उसी को सांख्य दर्शन मानता है। समझ में आप लोग को आ गया होगा। इससे पहले भी आप लोग को बताए थे सांख्य दर्शन उसे विश्वास करता है जहां पुरुष होता है, प्राकृतिक होता है, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, अभाव का उल्लेख वैशेषिक दर्शन में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। वैशेषिक दर्शन में अभाव वर्ड, इससे पहले जो हमने आपको बताए थे अभाव वर्ड यहीं से मैच किया था। जहां अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? तो वैशेषिक दर्शन में मिलता है। याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ याद रखिए। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक साथ रहता है। सांख्य योग और वैशेषिक और न्याय दर्शन एक साथ रहता है, दोनों रूल को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों दर्शन है वो दर्शन एक ही है, समान है। और वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन अभाव वर्ड जब भी रहेगा तो वैशेषिक दर्शन को फॉलो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वैशेषिक दर्शन में जो भी कमी होता है, जैसे कोई पदार्थ पर रिसर्च किया, वहां कुछ अभाव महसूस हुआ, तो यहाँ पे उसका उल्लेख यही दर्शन कर पाएगा, वैशेषिक दर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम, महावीर, कपिल आएंगे। देखिए देखिए, गौतम जो थे ना वो न्याय दर्शन के थे, आप लोग को क्लियर यहां समझा देता हूं। महावीर जो थे वो कौन थे? जैन दर्शन के, जैन दर्शन के। और कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन के थे। और कनाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के थे, वैशेषिक दर्शन के थे। और बोलेंगे आप लोग कि गौतम तो न्याय दर्शन के थे। गौतम, हाँ न्याय दर्शन का हो गया, इसमें जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, एक दर्शन और बच गया, योग दर्शन। अब योग दर्शन के बारे में पूछेंगे कि ये इनको कौन लिखे थे, तो याद रखिएगा महर्षि गौतम, नहीं पतंजलि, 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 महर्षि पतंजलि। तो आप लोग को समझ में आएगा सांख्य दर्शन के तो इसमें अभाव का उल्लेख जब भी अगर बात किया जाएगा किस दर्शन में मिलता है तो सिंपल सी है, सांख्य दर्शन में आएगा योग दर्शन। सांख्य दर्शन योग दर्शन ये दोनों एक समान दर्शन है, समान दर्शन है, समझ गए ना? यस, एकदम सिंपल। वैशेषिक दर्शन, ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये दूसरे एक दूसरे को क्या है? इक्वल है, याद रखिएगा। तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या है? इक्वल है, यानी एक दूसरे को इक्वल है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? अभी हम बताते ना सभी दर्शन के चार दर्शन के नाम बताए, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, और न्याय दर्शन के गौतम, और वैशेषिक दर्शन के कनाद। तो देखिए इसमें से सांख्य दर्शन के कौन होंगे प्रवक्ता? कपिल है तो कपिल हो जाएंगे, गौतम होंगे न्याय दर्शन के, और महावीर होंगे जैन के, और कनाद हो जाएंगे वैशेषिक के। तो कपिल ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवक्ता, सांख्य दर्शन को प्रवक्ता मतलब उनके लिखने वाले, प्रवचन करने वाले, उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? जीव कैसा कैसा होता है? तो नित्य भी है, शरीर में निवासित भी है, प्रकाश सावन भी है, और डी आंसर इसका हो जाएगा। मतलब जीव का रूप क्या है? इसमें से तीनों ऑप्शन फॉलो करता है, इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सभी, आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कौन आस्तिक दर्शन है? सोचिए आस्तिक दर्शन कौन है? जैन दर्शन नहीं, बौद्ध दर्शन नहीं, सांख्य दर्शन यस, और डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए बी डी आंसर नहीं होगा। आस्तिक दर्शन मतलब समझ गए ना, 6 गो दर्शन इसमें होते हैं, 6 में से कौन होते हैं? सांख्य दर्शन, याद रखिएगा, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, फिर हो गया वेदांत दर्शन, वेदांत वेदांत दर्शन, और फिर हो गया योग दर्शन, और फिर हो गया मीमांसा दर्शन, और फिर सांख्य दर्शन, योग, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, और फिर वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। इस तरह से हो जाते हैं 6 दर्शन हो जाते हैं। आस्तिक दर्शन उसी का है सांख्य दर्शन। तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा सांख्य दर्शन में से आस्तिक दर्शन का कौन है? तो इसमें से आस्तिक दर्शन कौन होगा? तो सिंपल सी है, सांख्य दर्शन होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन 6 दर्शन है, इसमें से जो आएगा वो आस्तिक दर्शन का हो गया ऑप्शन। तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। इसमें से दर्शन आप देख लीजिए और इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिए, वही हो गया आस्तिक दर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन आप किसने लिखे थे? तो याद रखिए गौतम, महर्षि गौतम बुद्ध, महर्षि गौतम। तो ये नहीं होगा, कनाद नहीं होगा, मीनी भी नहीं होगा, महर्षि गौतम हो जाएगा। न्याय दर्शन जो लिखे थे महर्षि गौतम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। योग दर्शन में चित्त वृत्त विरोध को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यानी योग दर्शन में ही इसको क्या किया जाता है? चित्त को बोला जाता है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, चित्त को रोकना कैसे है, ये योग के द्वारा ही संभव है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, योग दर्शन में पूरा उल्लेख दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि योग दर्शन में चित्त वृत्ति विरोध योग दर्शन में किया जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसके पास समबुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं जिसमें एकदम अथाह बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, समबुद्धि हो जाए, जिसमें समबुद्धि हो जाए, उसको मुनि नहीं कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ, योगी भी नहीं कहते इनमें से कोई नहीं, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जिसमें समबुद्धि हो जाए, मतलब समबुद्धि मतलब सत्य बुद्धि हो जाए, सत्य ज्ञान हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? वैशेषिक दर्शन किसने लिखे थे? गौतम नहीं लिखे थे, कपिल नहीं लिखे थे, जैमिनी नहीं लिखे थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाद। महर्षि कनाद ने लिखे थे क्या? वैशेषिक दर्शन को, जो मैंने बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब तत्पूर्वकम अनुमानम की परिभाषा किसने दी थी? याद रखिएगा, परिभाषा जब भी अगर बात करेगा तत्पूर्वकम की, और देखिए न्याय जो दर्शन था उसमें था तत्पूर्व क्रम अनुमानम के क्या था, यानी कि मत था। इसका मत जब होगा तब होगा न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन आ जाएगा। जब मत की बात होगा तो न्याय दर्शन, जब परिभाषा की बात आ जाएगा, परिभाषा तो याद रखिएगा परिभाषा तो हो जाएगा वैशेषिक दर्शन में आ जाएगा, वैशेषिक दर्शन। तो ये ए सी और डी कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक है, और सांख्य दर्शन योग दर्शन एक दूसरे के पूरक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया? न्याय के द्वारा कितने प्रमाण को स्वीकार किया गया? सोचिए, प्रमाण को स्वीकार किया गया है। तो न्याय के द्वारा जो किया गया वो 3 प्रमाण को स्वीकार किया। याद रखिएगा, इसमें तो बोला जाता है 2 का, लेकिन 4 होता है। 4 प्रमाण को स्वीकार किया गया है न्याय के द्वारा, लेकिन यहाँ आंसर होगा 4 प्रमाण मतलब ये होता है। देखिए 4 प्रमाण में कौन कौन होता है? देखिए प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, और फिर क्या हो गया? प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान हो गया, उपमा हो गया, और फिर हो जाता है शब्द हो जाता है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और शब्द 4 होते हैं। लेकिन न्याय के द्वारा कितने प्रमाण को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन में अक्सर आपको आंसर में 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं 4 एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, नहीं होगा 4, जिसमें से आप समझ सकते हैं न्याय के द्वारा कितने। क्योंकि इससे पहले जो था ना उसमें था वैशेषिक के बारे में, मीमांसा के बारे में कितने। तो वैशेषिक में 2 था, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। प्रत्यक्ष मतलब जिसको इंद्रिय के द्वारा, अनुमान मतलब तर्क के द्वारा, उपमा मतलब किसी के, और शब्द मतलब किसी के शब्द के द्वारा। उपमा मतलब कोई जब हमें बार बार इस तरह से मतलब कमेंट या कुछ के मतलब हमें उपमा दे, दूसरे के द्वारा कुछ उपदेश मिले, तो वो हो गया। शब्द मतलब जो दूसरे के द्वारा एक लिखा गया हो कालखंड में, भूतकाल में, उसके बारे में। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। अब बोला जाता है किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन किया जाता है? समझिए, वर्णन किया जाता है। जैन दर्शन में होगा, बौद्ध दर्शन में होगा, योग दर्शन में होगा, मीमांसा में नहीं होगा। क्योंकि सम्यक समाधि की जब भी नाम लेगा ना तो योग दर्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि योग में जो थे पतंजलि वो गए थे समाधि में, अंत में जाके समाधि प्राप्त हो गए थे। समाधि का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, समाधि मतलब गॉड में सिलेंडर कर देना लास्ट समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्त वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं? जो चित्त वृत्ति के जो निरोध मतलब जैसे होता है ना धूम निरोधक गोली, कभी कभी सुनते होंगे, बायोलॉजी यार पढ़ते होंगे तो उसमें भी है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। तो वो जब भी रहेगा तो याद रखिएगा योग दर्शन में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। योग दर्शन में ये चित्त वृत्ति निरोध, कैसे हम चित्त वृत्ति को अपने कंट्रोल कर सके, ये सिर्फ योग दर्शन में संभव हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? गौतम की पुस्तक का नाम क्या? याद रखिएगा, रामायण नाम नहीं है, न योगासन नाम है, इनमें से कोई नहीं। न्याय सूत्र नाम है किसका? गौतम की जो पुस्तक है वो न्याय सूत्र है, क्योंकि न्याय सूत्र को ही लिखे थे महर्षि गौतम जी ने। तो एक गौतम बुद्ध है, उनको याद नहीं करना है। यहाँ पे महर्षि गौतम के बारे में बात किया जा रहा है, जो न्याय दर्शन के प्रवक्ता थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वैशेषिक के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है? आप समझिएगा एक चीज, हम बोले थे ना द्रव होता है कितना 24, पदार्थ होता है वैशेषिक में 7, और फिर
गुण होता है, गुण जब भी अगर बात किया जाएगा ना द्रव का, तो द्रव होता है 9, और जब भी गुण के बारे में बात किया जाएगा गुण, तो गुण होता है 24। तो देखिए द्रव हो गया, गुण हो गया और पदार्थ, पदार्थ 7 और गुण हो गया 24 और द्रव हो गया 9। इसमें से बोल रहा है कि द्रव कौन है जो नहीं है, तो क्रम जो है ना, ध्यान रखिए, एक्शन और क्वालिटी या क्वांटिटी ये पदार्थ में आ जाता है, और द्रव जो होता है द्रव में आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी, काल, आत्मा, ये सब द्रव है। इसमें से कौन नहीं है द्रव, तो क्रम जो है वो द्रव नहीं है, इसीलिए इसमें से ये सब कैल्शियम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द्रव है ही नहीं। आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। सभी को थैंक यू, पूरे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आप लोग के हेल्प बहुत आवश्यक है हमारे जेटी एकेडमी के लिए, इसीलिए प्लीज सर थोड़ा सा वहाँ कंप्लीट हो गया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।